हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आरिफ सर आज एक नए चैप्टर के साथ हम लोग बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट। आज हम लोग उसी सॉलिड स्टेट पे बात करेंगे और ये चैप्टर पिछले साल सीबीएसई के सिलेबस से बाहर था, लेकिन इस बार सिलेबस में आ चुका है। बट ये हम लोग देखें कि जो बड़े एग्जाम्स होते हैं जैसे आईआईटी और नीट, उस बड़े एग्जाम का ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर में से एक चैप्टर माना जाता है। इसलिए हमें इस चैप्टर को बड़ा ही डिटेल, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को पे कमांड करते हुए चलना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं जोया केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू सॉलिड स्टेट पे। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट। आइए हम देखें सॉलिड स्टेट कहते किसे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचर में मैटर को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अब क्लासिफिकेशन का एक तरीका ये भी है कि जो मैटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, यानी कि हम लोग कहेंगे कि जो मैटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक के पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन दूसरा के पास हैविंग नो फ्लूइडिटी। मतलब क्या हुआ, एक के पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, दूसरे के पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। फ्लूइडिटी का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्लूइडिटी का मतलब ये हुआ कि तरल गुण होता है, मतलब इसके अंदर बहने का गुण होता है, लेकिन इसके अंदर बहने का गुण नहीं होता है। इसमें अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो देखेंगे कि लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस दोनों ऐसे मैटर हैं जिनके पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो इसके पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं है उसमें आता है एग्जाम्पल सॉलिड। क्या है? सॉलिड। और इसी सॉलिड के बारे में हम लोग आज पूरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ऐसे मैटर सॉलिड कहलाते हैं, ऐसे मैटर सॉलिड कहलाते हैं जिनका डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है और डिफिनिट शेप भी होता है। यानी कि द स्टेट ऑफ मैटर which having the definite volume and definite shape or called solid state। आइए हम लोग solid state की डिफिनेशन लिखेंगे। कहेंगे the form of matter, क्या कहेंगे इसको? the form of matter having definite volume and also definite shape are called solid state। हम लोग क्या कहेंगे कि मैटर का ऐसा फॉर्म जिसमें डिफिनिट वॉल्यूम भी हो, डिफिनिट शेप भी हो, इसे हम लोग सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप अपनी तरफ देखिए, चेयर भी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल टेबल भी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल ब्रिक्स भी हो सकते हैं, ईटीसी। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये तो हुआ आपका सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर हम आपको बात बताएं तो नेचर में सॉलिड स्टेट दो फॉर्म में पाए जाते हैं। हम लोग कहेंगे ये सॉलिड स्टेट नेचर के अंदर दो फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इस सॉलिड की क्लासिफिकेशन करने का तरीका ही था मेरे पास कि हम लोग क्लासिफाई करें इसको ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक टर्म आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल।
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है कि सॉलिड जिन छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं ये कि आयंस हो सकते हैं कि कार्बोकेटायन हो, या हम लोग कह सकते हैं हो सकते हैं कि ये आयंस हो सकते हैं ये एटम्स हो सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स हो। यानी कि इन्हीं एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस को हम लोग इस पूरे चैप्टर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के टर्म्स के रूप में स्टडी करेंगे। यानी जहां कहीं भी इस पूरे चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टर्म आए तो आप ये समझ लीजिएगा कि या तो आयंस की बात की जा रही है, या तो एटम की बात की जा रही है, या तो मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉलिड के अंदर जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है, जो एटम है, मॉलिक्यूल है या जो आयंस हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, इस आधार पे सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या कहेंगे, एक को कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो पहला हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हो गया आपका एमॉर्फस सॉलिड। तो आइए हम लोग यहाँ इसी दोनों सॉलिड के बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे एक चार्ट बना करके। तो देखा हमने सॉलिड ऐसा मैटर का फॉर्म होता है जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है, डेफिनेट शेप भी होता है, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप वाला मैटर कहलाता है क्या, सॉलिड। ये एग्जांपल चेयर, टेबल, ब्रिक्स हो सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयंस के बेसिस पे सॉलिड को दो बराबर भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। तो आइए हम लोग एक एक करके इस क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात करेंगे। यहां से देखिए, यही सॉलिड था, हमने इसको दो पार्ट में स्टडी किया। एक को कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे को कहा हमने एमॉर्फस सॉलिड। एक था क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। हम लोग एक एक करके इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर होता है। जैसे देख लीजिए, ये है, मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनका अरेंजमेंट देखिए कितना रेगुलर दिख रहा है, इनका अरेंजमेंट कितना रेगुलर दिख रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये जो है वो क्रिस्टलाइन है। लेकिन उसी के बगल में आप देखेंगे ये हो सकता है ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, इस तरह का अरेंजमेंट दिखे इस सॉलिड में। इसमें कहीं भी किसी को भी कोई रेगुलरिटी नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। यानी इसमें लिख सकते हैं रेगुलर या स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या लिखेंगे, रेगुलर या स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है रेगुलर होता है। क्या होता है, रेगुलर। इधर क्या लिखेंगे, इरेगुलर अरेंजमेंट। इसमें लिखना होगा तो क्या कहेंगे, इरेगुलर अरेंजमेंट। यहां देखा हमने एमॉर्फस किसको कहा, यानी कि ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है या स्पेसिफिक है तो उसे हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइन। और वही अरेंजमेंट अगर इरेगुलर है तो उसे हम लोग कहेंगे एमॉर्फस। आइए हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब होता है, एक टर्म होता है ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, जबकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होते हैं और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बल्कि इनमें अगर आप देखेंगे तो ये केवल आपके शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। ये कैसे होते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। आइए हम लोग समझते हैं ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर को हम समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम देखते हैं गांव में ईंट का एक खड़ंजा बना होता है, उसको आप देखिए, आजकल इंटरलॉकिंग देख रहे हैं आप, उसमें ध्यान से देखेंगे तो ईंट को व्यवस्थित तरीके से अरेंज किया गया है, और अरेंज करने पे हम देखेंगे कि ये अरेंजमेंट काफी दूर जाने के बाद थोड़ा सा ये अरेंजमेंट टेढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो अच्छे तरीके से अरेंजमेंट जो था वो लंबी दूरी तक था। और अगर अच्छे तरीके से अरेंजमेंट कम दूरी तक रहेगा, मतलब अरेंजमेंट जो है वो बहुत ही शॉर्ट हो, कम दूरी तक अच्छा अरेंजमेंट मिले, तो वो होगा एमार्फस, जिसको हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहेंगे। और अरेंजमेंट काफी दूरी तक बेस्ट तरीके से मिले तो उसे कहेंगे हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, जबकि एमार्फस जो होते हैं वो होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये दो प्रॉपर्टी हमने देखा। सबसे पहला स्पेसिफिक अरेंजमेंट, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट, दूसरा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और दूसरा इसका क्या था? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है ना वो शार्प होती है। क्या होती है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जबकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो इन रेंज होती है। ये थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि शार्प का क्या मतलब हुआ और रेंज का क्या मतलब हुआ। शार्प का मतलब होता है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट अगर 40 डिग्री है, 40 तो 40 ही होगा, 41 39 नहीं हो सकता। लेकिन इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो ऑर्डर में होती है, 35 से लेकर के 40 के बीच में, 42 से लेकर के 50 के बीच में, तो ये एक ऑर्डर में होते हैं। जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सो क्लीन क्लीवेज, यानी कि इनको अगर हम लोग चाकू से काटें, सो क्लीन क्लीवेज ऑन कटिंग विथ नाइफ। अगर हम चाकू से काटते हैं तो ये क्लीन क्लीवेज यानी बहुत ही क्लीन दिखाई देगा कटा हुआ पार्ट। लेकिन ये इनको अगर हम चाकू से काटें तो हम लोग कहेंगे नो क्लीन क्लीवेज ऑन कटिंग विथ नाइफ। यानी चाकू से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो ये क्लीन क्लीवेज नहीं शो करेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो होगा पॉलीमॉर्फिज्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा सो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, और ये शो करते हैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। आइए हम लोग देखें एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है। यहां पे हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, यहां भी एक सॉलिड है। हम लोग इनकी दो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एक होगा रेजिस्टेंस और दूसरा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम के दो प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और हम लोग कहेंगे कि अगर इस सॉलिड का रेजिस्टेंस निकालना हो और अगर हम इस और इस एंड के बीच का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, वो यहां से इस कॉर्नर के बीच का रेजिस्टेंस ये, या यहां से यहां के बीच का रेजिस्टेंस ये, यानी कि अगर हम लोग उस सॉलिड के किसी भी डायरेक्शन से दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस निकालें और वो अगर वैल्यू अलग अलग आए तो वो प्रॉपर्टी कहलाता है एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। और अगर किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से, किसी भी साइड से अगर हम लोग प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करें और वैल्यू अगर सेम आती है तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है आइसोट्रॉपिक
प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी में 2 प्रॉपर्टी की जिक्र की गई है। सबसे पहला है रेजिस्टेंस और दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 2 प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टोटल सॉलिड स्टेट में 2 तरह की सॉलिड स्टेट की बात की हमने। एक को कहा क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे को कहा हमने एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें एटम या मॉलिक्यूल या आयंस का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट जो होता है वो इरेगुलर होता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बताई गई थी कि क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, मतलब इनका व्यवस्थित क्रम जो होता है वो बड़ी लंबे दूरी तक होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में जो व्यवस्थित क्रम होता है वो बड़ा ही शॉर्ट डिस्टेंस तक होता है। फिर हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन का शार्प होता है, मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है, जबकि वही अगर एमॉर्फस की बात करें तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होती है, ऑर्डर में होती है। फिर हम लोग बात करेंगे कि चाकू से काटने पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्लीन तरीके से कट जाते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड क्लीन तरीके से नहीं कट पाते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे चल के बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी अलग अलग एंगल पे अलग अलग डायरेक्शन से अगर हम लोग उसके फिजिकल प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कैलकुलेशन करें और वैल्यू अगर अलग अलग आती है तो इसका मतलब होता है एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, जो कि क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है, और अगर सेम आता है तो वो कहलाता है आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, जो कि एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इतना देखने के बाद हम लोगों को सबसे पहले इसका एग्जाम्पल्स देखना होता है, क्योंकि ये बड़ा सवाल पूछा गया है कि चलिए बताइए कि इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं और इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। सबसे पहला होता है, इसको एक और तरीका कहते हैं, इसको हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग ट्रू सॉलिड, और इसको हम लोग कहते हैं सूडो सॉलिड, या इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। जरा देखिए, ट्रू सॉलिड का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि यही प्योर सॉलिड है, और वो वाले जो होते हैं सूडो सॉलिड है। सूडो सॉलिड मतलब झूठा सॉलिड होता है। ये कैसे झूठे सॉलिड कैसे होंगे भाई, यानी कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे लगता है ना कि ये किसी लिक्विड को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गिरा करके, मतलब ठंडा करके हम लोगों ने इसे बनाया है। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो दिखेगा कि जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, उस पुरानी बिल्डिंगों में जो खिड़कियों के कांच लगे होते हैं वो बेस पे ब्रॉडर हो जाते हैं, जबकि टॉप पे नैरो हो जाते हैं। ये ऐसा सोचा जाता है कि लगता है कि इसके अंदर कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टी या फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ पिघलते लंबे समय के बाद नीचे की तरफ चौड़ा हो गया है और ऊपर की तरफ पतला। यानी कि ये वो सॉलिड है, सॉलिड देखने में तो है वो कांच, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है, मतलब वो ओरिजिनल सॉलिड नहीं लग रहा है, उसके अंदर झूठा सॉलिड या सूडो सॉलिड की प्रॉपर्टी है। इसलिए वो एग्जांपल्स होते हैं आपके एमॉर्फस सॉलिड के, और उसी तरह के सॉलिड को हम लोग सूडो सॉलिड नाम देते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स होगा NaCl, KCl, सॉलिड, आइस, CO2, सॉलिड, CO2, जिंक सल्फाइड, क्वार्ट्ज। दो तरह के क्वार्ट्ज होंगे आपका, एक होगा क्वार्ट्ज और आपका दूसरा होगा क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, एक होगा क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास जो होगा इसका एग्जांपल होगा क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस का एग्जांपल होगा, जबकि क्वार्ट्ज जो होगा वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल्स होगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसमें लिखेंगे ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ग्लास,
प्लास्टिक, रबर। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देखा अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ये इंटर कन्वर्जेबल होते हैं, थोड़ा सा ये इंटर कन्वर्जेबल होते हैं। मतलब ये हुआ, ये है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये है आपके एमार्फस सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमार्फस सॉलिड में और एमार्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करना पड़ेगा, हीट तो करेंगे, प्लस फास्ट कूलिंग, मतलब गर्म तो करिए, यानी गर्म इतना करिए कि ये मेल्ट कर जाए, मेल्टिंग कराइए इसका, और फास्ट कूलिंग करा दीजिए तो वह एमार्फस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, एमार्फस को आप मेल्ट कराइए और स्लो कूलिंग करा दीजिए, और स्लो कूलिंग करा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिस्टलाइन में। इस तरह से अगर आपके पास सवाल आए कि क्या आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमार्फस में और एमार्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, तो आप कहिएगा बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा। करना क्या है कि आप मेल्टिंग कराएंगे और फास्ट कूलिंग करा देंगे तो क्रिस्टलाइन एमार्फस में, और अगर आप मेल्ट करा करके स्लो कूलिंग करा देंगे तो एमार्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। अब आइए हम लोगों को इन दोनों में से जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड था और एमार्फस सॉलिड था, उसमें हमको जो पढ़ना है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द constituent particles are arranged in regular manners are called crystalline solid। यानी कि ये वो सॉलिड हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयंस का अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर होता है, इसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से जानते हैं। और इनके हम लोग को टाइप्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइए मैं आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे हम टाइप्स बताने के बाद हम लोग ये बताएंगे कि इनके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि ये टाइप्स जो होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। पहला आयनिक सॉलिड, ठीक है, दूसरा कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहां ध्यान से हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के होते हैं। पहला आयनिक, दूसरा कोवेलेंट, तीसरा मेटालिक, चौथा मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर में भी 3 तरह का होता है ये। पहला पोलर सॉलिड, दूसरा नॉन पोलर सॉलिड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, ये 3 तरह के सॉलिड मिले आपको। अब याद करिए आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के, आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर आपका 3 तरह का, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हम लोग को एक एक करके सारे सॉलिड के बारे में पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग।
अभी हम लोग देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला पार्ट ए, जिसका नाम है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड। आइए इसके बारे में हम 5 पॉइंट में इस पूरे सॉलिड के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह होगा कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो आयन होते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। पहला पॉइंट क्या है? आयनिक सॉलिड वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होते हैं, यानी कि दोज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच constituent particles are ions called ionic solid। क्या कहलाएंगे ये लोग? आयोनिक सॉलिड कहलाएंगे। दूसरी बात यहां पे ये होती है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction binds these ions। यानी कि पहला सवाल कि आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं और ये सारे आयंस एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे होते हैं। ये सारे आयंस एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे होते हैं, या इसी को हम लोग चाहें तो आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं या आयनिक बॉन्ड से बंधे होते हैं। नेक्स्ट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो बड़ा ही हाई होती है। क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि इन सॉलिड bad conductor of इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कहें हम लोग कि सॉलिड स्टेट में ये तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट इन एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे ध्यान से देखने वाली बात है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो प्योर सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन वही जब इनको हम लोग मोल्ड करा देते हैं या पिघला देते हैं या इनको हम लोग पानी में सॉल्यूशन बना लेते हैं, तब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करने लगते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स होता है NaCl, ZnS, KCl, ETC। NaCl, ZnCl, ZnS, KCl, ETC। ये सारे पॉइंट्स सारे तरह के सॉलिड्स के अंदर पढ़ना है हमको। सबसे पहला आयनिक सॉलिड, constituent particles are ions। Next, electrostatic force of attraction between them, these ions। melting point is high, solid state में bad conductor of electricity, लेकिन वही एक्वस या कोवेलेंट सॉलिड में एक्वस या मोल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में भी हम लोग बात करेंगे कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे सी और पी का मतलब लिखा हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो होंगे एटम, लेकिन ये एटम जो होने चाहिए वो नॉन मेटल का होना चाहिए, एटम ऑफ नॉन मेटल। यानी कि कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं एटम ऑफ
नॉन मेटल, ये आपस में जिस फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं उस फोर्स का नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि इस एटम ऑफ नॉन मेटल को जो फोर्स एक दूसरे से बांधे रखता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, कोवैलेंट फोर्स या कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो वेरी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट इनका जो होता है वो वेरी हाई होता है और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट के। यहां पे मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आपके पास दो तरह के सिचुएशन होने चाहिए। अगर उन दोनों सिचुएशन में से आपके पास कोई भी एक सिचुएशन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। पहला सिचुएशन है कि आपके पास फ्री आयंस होने चाहिए। अभी इसके पहले वाले केस में हमने कहा कि सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर, लेकिन वही जब इसको एक्वस या मोल्ड कराया जाता था तो ये सारे आयंस फ्री हो जाते थे और हमें पता है कि फ्री आयंस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करते हैं। इस सिचुएशन में हम लोग देखें कि नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब इनके पास न तो फ्री आयंस होते हैं न ही इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब हम स्पेशली ग्रेफाइट की बात करते हैं तो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके स्ट्रक्चर को कोई डिटेल देखेगा, हालांकि 10th क्लास में सब लोग इसको पढ़े हैं, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इसमें आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जांपल्स हो जाएगा इसका ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका SiO2 ETC। तो ये था हम लोग का कोवैलेंट सॉलिड। पहला था आपका आयोनिक सॉलिड, दूसरा है आपका कोवैलेंट सॉलिड। थर्ड हम लोग बात करने जा रहे हैं मेटालिक सॉलिड का। तीसरा हम लोग का है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में हम लोग पूछेंगे कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं। हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसमें भी एटम होते हैं लेकिन ये एटम जो होते हैं वो मेटल के होने चाहिए, एटम ऑफ मेटल। यानी कि मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम ऑफ मेटल होते हैं और इस जो बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उस बॉन्ड का नाम है मेटालिक बॉन्ड। क्या होते हैं ये? मेटालिक बॉन्ड होते हैं और ये मेटालिक बॉन्ड होते हैं और इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो थोड़ी सी फेयरली हाई होती है, फेयरली हाई, फेयरली हाई। और इसके कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टर होता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर इसलिए होते हैं कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एग्जांपल्स हो सकता है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ATC। तो ये एग्जांपल्स हुए आपका मेटालिक सॉलिड का। अब हम लोग थर्ड बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड का। मॉलिक्यूलर सॉलिड फोर्थ है आपका क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हमने बताया अभी, इसको हम लोग तीन तरह से बांट सकते हैं। एक को कहा हमने पोलर सॉलिड, दूसरे को हमने कहा नॉन पोलर सॉलिड और तीसरे को कहा हमने हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। यानी कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसमें अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो नॉन पोलर
मॉलिक्यूल होगा। इसमें अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल होगा। इसमें पोलर मॉलिक्यूल, इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इसमें हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। इसके अंदर फोर्स की बात करें तो कहेंगे डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। इसमें डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। इसमें फोर्स जो होता है उसको हम लोग लंडन फोर्स कहते हैं, या डिस्पर्सन फोर्स भी इसको कहते हैं हम लोग, डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। और यहां पे हम लोग का जो फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फोर्स होता है। देखा हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट की पोलर मॉलिक्यूल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट की नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बॉन्डेड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, यहां डाइपोल इंट्रैक्शन, इसको हम लोगों ने लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स कहा, हमने इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्स कहा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट मीडियम होती है। तीनों को याद रखेंगे एक साथ, लो, वेरी लो, मेल्टिंग पॉइंट, मीडियम। और ये तीनों के तीनों, इन तीनों के बारे में अगर बात करें, इन तीनों को कहें अगर हम लोग तो ये तीनों नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये तीनों नॉन कंडक्टर होते हैं। तीनों के लिए केस सही है। सो पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ये तीनों के तीनों नॉन कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर कोई कहे तो वो होगा आपका सॉलिड HCl, सॉलिड HCl एग्जाम्पल होगा। इसका एग्जाम्पल कोई पूछे सॉलिड CO2 एग्जाम्पल होगा। और इसका एग्जाम्पल कोई पूछे तो एग्जाम्पल होगा H2O। ठीक है, हमने कहा तीनों को एक साथ स्टडी किया हमने, पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूल इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनके बीच फोर्स डाइपोल इंटरेक्शन। फर्स्ट ईयर के स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े हम लोग इसको। लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स इसके फोर्स लगते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्स ये होते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो, वेरी लो, मीडियम। एग्जाम्पल सॉलिड CO2 H2O, सॉलिड HCl, सॉलिड CO2 H2O। और तीनों के तीनों बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमने जितने सॉलिड को पढ़ा है, जितने सॉलिड को देखा हमने, उसमें ध्यान से देखो। सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। इन सबको अगर हम लोग मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में अगर अरेंज करें
हम लोग कहेंगे सबसे कम होता है नॉन पोलर मेटालिक सॉलिड, फिर पोलर मेटालिक सॉलिड, फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, फिर उससे ज्यादा मेटालिक का, उससे ज्यादा आयनिक का, और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका कोवैलेंट सॉलिड का। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट का। और इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका क्रिस्टल लैटिस। क्या होगा? क्रिस्टल लैटिस। तो आज हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने सॉलिड की डेफिनेशन देखी कि द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड दो तरह का देखा हमने, एक को कहा कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दूसरे को कहा हमने एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ एग्जांपल बताए। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं। इनके भी एग्जांपल थे, इनके भी एग्जांपल थे। इसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में पढ़े। 4 तरह के टाइप्स थे। पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड, चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरह के थे, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सॉलिड के बारे में आज पढ़ा है। और कल हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग 91699169965101 और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हो। तो फिर एक बार कहें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, इस पे जो बनने वाले क्वेश्चन है उसको देखिए, जो आपके बोर्ड में और बड़े एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो, थैंक यू।